वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। अभी अभी आई ताजा खुशखबरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संपूर्ण जानकारी वीडियो में देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक फैसला किया सरकार ने। आपने EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और EPAs एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन के बारे में जानकारी मांग की है, जिसमें नए नियमों और पेंशन बढ़ोतरी पर जानकारी दी जाए। इसमें काफी विशिष्ट जानकारी है और यहां पर मैं आपको इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए एक सारांश और मुख्य बिंदु दे सकता हूं, ताकि आप इसे अधिक गहराई से समझ सकें और इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय के बारे में एक खाका बना सकता हूं, जिसे आप और विस्तार से समझ सकें। यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. EPS पेंशन और उसके महत्व। EPS पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित आय प्रदान करना है। इस योजना में हर महीने पेंशन अंशदान किया जाता है, जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। EPS पेंशन का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नियमित रूप से योगदान किया है और जो EPF के तहत आते हैं। 2. EPF और EPS के बीच अंतर। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारी का स्वयं का बचत खाता होता है, जिसमें वह अपनी ओर से योगदान करता है, जबकि EPAs एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक पेंशन योजना है जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए सुनिश्चित पेंशन लाभ देती है। EPF के खाते से कर्मचारियों को निकासी की सुविधा मिलती है, जबकि EPA से केवल पेंशन मिलती है जो जीवन भर के लिए होती है। 3. नई पेंशन बढ़ोतरी और नियम। EPS पेंशन बढ़ोतरी। सरकार ने कई बार EPS पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कुछ कर्मचारी संगठन और वरिष्ठ नागरिक इस पर सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पेंशन राशि में और वृद्धि की जाए, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। नए नियमों के तहत पेंशन अंशदान की सीमा। EPFO ने नए नियमों के तहत पेंशन अंशदान की सीमा को बढ़ाया है, ताकि कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सके। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो ज्यादा वेतन पर काम कर रहे हैं। 4. पेंशन की गणना का तरीका। पेंशन की गणना का तरीका एक निश्चित सूत्र पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है, ताकि उच्च आय वाले कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल सके। 5. नवीनतम सुधार और योजनाएं। सरकार ने कुछ सुधार योजनाएं शुरू की है, जिनके अंतर्गत कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें कुछ बुनियादी सुधार शामिल हैं, जैसे कि पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाना और वृद्धावस्था पेंशन को बेहतर बनाना। EPAs और EPF की जोड़ी। ये विचार हो रहा है कि दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाए, ताकि कर्मचारी दोनों योजनाओं से समान रूप से लाभ उठा सकें। 6. EPFO के नए दिशा निर्देश। हाल ही में EPFO ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत कर्मचारियों को अपने पेंशन के अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक किया जा रहा है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को पेंशन भुगतान प्रणाली में कोई रुकावट नहीं आए और उनकी पेंशन नियमित रूप से दी जाए। 7. कर्मचारी संगठनों का विरोध और समर्थन। कुछ कर्मचारी संगठन इस पेंशन बढ़ोतरी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे अपर्याप्त मानते हुए सरकार से अधिक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि पेंशन लाभों में जो अंतर है, वो कर्मचारियों के लिए बड़ा संकट बन सकता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी आय कम रही है। 8. EPF और EPAs के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारियों के अधिकार। EPF और EPAs दोनों योजनाओं के तहत हर कर्मचारी का एक निश्चित योगदान होता है। ये योगदान भविष्य में पेंशन के रूप में लौटता है। हालांकि कई कर्मचारियों के पास पेंशन का लाभ नहीं होता, क्योंकि उनका सेवा काल 10 साल से कम होता है, जो कि पात्रता की न्यूनतम सीमा है। 9. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की खपत में वृद्धि हो सकती है। अधिक पेंशन मिलने से कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और समाज में आर्थिक स्थिरता आ सकती है।